अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज मैं आपसे पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सानहे की बात करने वाला हूं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं सैलाब पर। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मौजूदा 2025 का सैलाब गुज़िश्ता आने वाले 38 सालों में सबसे तबाहकुन और शदीद सैलाब है, जिससे हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। सैकड़ों और हज़ारों मवेशी जो हैं लोगों के, वो इस पानी में बह गए हैं और लाखों लोग हिजरत करने पे मजबूर हैं अपना घर बार छोड़कर। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफत है या इस बुरहानी कैफियत के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स, उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौजूदा सैलाब 2025 की, जिसमें दोस्तों चनाब, रावी, सतलुज और दूसरे बड़े दरिया ये सारे बारिशी पानियों से भर चुके हैं और इस टाइम सैलाबी कैफियत है और पूरा पंजाब जो है इस टाइम पानी की लपेट में है। और उससे पहले दोस्तों आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी कैफियत थी। उसके बाद इस टाइम ये पंजाब और कुछ ही दिनों बाद ये सिंध के अंदर एंटर हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब कोई नई बात नहीं है। 1973 का सैलाब जिसने पूरे पंजाब को डबो दिया था। उसके बाद 1988 का एक शदीद सैलाब आया जिसमें जनूबी पंजाब और सिंध पूरा बह गए थे। और उसके बाद 2010, जिसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब कहा जाता है, उसमें शदीद तबाही हुई सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की और ख़ासकर पंजाब की। लेकिन दोस्तों, 38 सालों बाद ये मौजूदा सैलाब जो 2025 में आ रहा है, इसको बताया जा रहा है कि ये 38 साल तारीख में सबसे तबाहकुन और शदीद सैलाब है। और इस टाइम दोस्तों सिर्फ एक या दो दरिया नहीं, बल्कि सतलुज, जिसने कसूर से शुरू होकर विहाड़ी, बहावल नगर और आगे के इलाकों को तबाह किया है। इसी तरह अगर हम चनाब को देखते हैं तो जो हेड मराला सियालकोट से शुरू होता है और हेड खानकी से होता हुआ इस टाइम वो हेड कादराबाद में लोगों की जानों, माल और उनकी फसलों को तबाह कर रहा है। और अब सुनने में आ रहा है कि इस टाइम जो पंजाब के अंदर सैलाबी रेला है चनाब का, वो चनियोट से गुजरता हुआ आज रात वो तरीमू के मुकाम पे झंग को वहां टकराएगा। और यही बताया जा रहा है कि झंग शहर को और तरीमू बैराज को बचाने के लिए 18 हजारी रिवाज ब्रिज जो झंग शहर से पहले आती है, वहां बारूदी सुरंगें बना दी गई हैं ताकि बवक्त जरूरत शहर और ब्रिज को बचाने के लिए उनको उड़ाकर पानी का जो बहाव है वो तकसीम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, सवाल ये यहाँ पैदा होता है, क्या हम हर बार इसी नागहानी आफत से निपटते रहेंगे? क्या हम हर साल, हर 2, हर 4 सालों बाद किसी न किसी सैलाब का सामना करते रहेंगे? क्या हम हर बार अपनी आवाम को, उनके जानवरों को, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इसी तरह हिजरत करते और पानी में बहते हुए देखते रहेंगे? या हमारी हुकूमत कोई ऐसा सद्देबाब करेगी कि इस नुकसान को बचाया जा सके और इसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके? दोस्तों, अगर हम दुनिया की तारीख की बात करते हैं तो दुनिया ने इस नागहानी आफत से निपटने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत इक़दामात किए हैं। अगर हम अपने दोस्त मुल्क चाइना की बात करते हैं तो उसने 98,000 डैम बनाए हैं। उन 98,000 डैम में 1-2 तो ऐसे डैम हैं जो दुनिया के बड़े तरीन डैम हैं, जिसमें शदीद तरीन सैलाबी कैफियत में भी पानी स्टोर करने, उससे बिजली बनाने और अपनी आवाम को ज़राअत में इस्तेमाल करने के लिए मदद करने की सलाहियत मौजूद है। और इसके साथ साथ चाइना ने छोटे बड़े डैम भी बनाए हैं। दोस्तों, दूर न जाएं, हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लें, वहां 4000 डैम हैं। वो भी इसी सूरत हाल से निपटता है, लेकिन वो अपनी इस्तेमाल के लिए जो वाफिर मिकदार में पानी होता है उसको स्टोर करता है और जो इजाफी पानी होता है उसको वो नीचे की तरफ, पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने इस नागहानी आफत से निपटने के लिए और अपनी आवाम के लिए पानी की स्टोरेज के लिए क्या किया है?
हर 2-4 साल बाद सैलाब आता है, लेकिन हम उस पानी को हेड मराला, सियालकोट से होता हुआ, त्रिमू से होता हुआ, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ, हेड पंजनस से होता हुआ हम इस सारे पानी को दरिया सिंध में गिराते हैं और जो दरिया सिंध पूरे सिंध सूबे से गुजरता हुआ समुंदर में जा गिरता है। दोस्तों, हम ये खरबों अरबों रुपए का जो पानी है उसको हम हर साल जाया कर देते हैं, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे स्टोरेज बनाएं, छोटे डैम बनाएं जो हमारे देहातों में, छोटे शहरों के करीब हो, ताकि उस इलाकों में बवक्त ज़रूरत ज़राअत के लिए पानी मुहैया किया जा सके और उस पानी से इंतहाई सस्ती बिजली बनाई जा सके। दोस्तों, अगर हम बड़े डैम नहीं बना सकते तो हम छोटे डैम और स्टोरेज तो बना सकते हैं ताकि हम पानी को जगह जगह स्टोर कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक नागहानी आफत आती है, उसमें 2 से 4 हफ्ते तक ये सेल्फी शूट होता है हुक्मरानों का, कभी कश्ती में बैठ गया, कभी हेलीकॉप्टर में बैठ गया, तस्वीरें बना ली, वीडियोस बनवा ली और खबरों में अपनी खबरें लगवा ली। उसके बाद जैसे ही ये सैलाब खत्म होता है और जो फॉल्स प्रॉमिसेस किए होते हैं अवाम के साथ कि हम आपकी इस नुकसान का अजाला करेंगे, हम आपके घर तामीर करके देंगे, हम आपके इस सैलाब में बहने वाले मवेशियों का अजाला करेंगे, उनकी इमदादी रकम देंगे, लेकिन दोस्तों 80 to 90% ये सिर्फ झूठे वादे होते हैं। अवाम अपनी मदद आपके तहत पहले सैलाब से बचने के लिए अपने घर बार, अपने गांव देहात छोड़ के महफूज मुकामात पे जाती है और जब सैलाबी कैफियत ख़त्म हो जाती है तो वापस आने पे उनकी जो बहाली का काम होता है वो भी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अवाम को खुद अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस सैलाबी कैफियत से मुल्क का और अवाम का कितना नुकसान होता है। दोस्तों, जब सैलाबी कैफियत आती है तो लोगों को अपने घर बार छोड़ के महफूज मुकामात पे जाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना सामान कुछ लिया कुछ वहीं रखा जो पानी की नजर हो गया, अपने मवेशी वो भी सम टाइम पानी की नजर होके सैलाबी पानी में बह निकलते हैं, तो लोगों का कितना जानी और माली नुकसान होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब एक गांव और एक शहर से लोग चलकर दूसरे शहर में हिजरत करते हैं तो दूसरे शहर पर भी उन लोगों का बोझ पड़ता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जब बच्चे और बूढ़े, माएं, बहनें, बेटियां सब इस तरह हिजरत करेंगी तो उनके काम काज के ऊपर और बच्चों की खास तौर पे तालीम के ऊपर भी हर जाता है। 6-6 महीने, साल गुजर जाता है इन लोगों की बहाली के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के फॉल्स प्रॉमिसेस तो कुछ नहीं करते। ये बेचारे कितने साल लगा देते हैं इस सदमे और इस ट्रॉमा से निकलने के लिए। तो दोस्तों, जब सैलाब आता है तो वो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है। कुछ लोग जो सैलाब से अफेक्ट होते हैं वो शदीद तरीन बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, सैलाब आने से हम अपनी आवाम को बीमारियां भी तो दे रहे हैं, इन बीमारियों के सद्दबाब के लिए भी वो बेचारे लड़ते लड़ते मर जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जिनके अजीजों अकारिब अपने प्यारे इस सैलाब की नागहानी आफत में बह जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उनका सदमा, उनके प्यारों को वो ट्रॉमा जो होता है वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है। तो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए भी तो कोई सद्देबाब करना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट्स पर जोर दें कि वो ऐसे इक़दामात करे, बड़े डैम्स भी बनाए और इसके साथ साथ हर जगह जगह देहातों में और शहरों के पास छोटे डैम बनाए, पानी की स्टोरेज बनाए ताकि वो बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल की जा सके। और अगर सैलाब की शदीद सूरत हाल होती है तो जगह जगह उस पानी को वहाँ स्टोर किया जा सके। तो दोस्तों, हमें इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स पर नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाना होगी, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। जिस फोरम पर भी और जिस लेवल पर भी हम जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हमें वो आवाज़ उठानी है ताकि अरबाब इख्तियार को मजबूर किया जाए कि वो अपने अवाम को बचाने के लिए डैम बनाएं और पानी की स्टोरेज सेंटर बनाएं ताकि अवाम को इस सैलाबी कैफियत से बचाया जा सके। दोस्तों, आखिर में मैं सवाल करूंगा, क्या सैलाब हमारा मुकद्दर है या ये हुक्मरानों की नाअहली और नाकामी है? अल्लाह ताला तो कुदरत से हमें बारिश से नवाजता है, हमें पानी देता है ताकि हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फसलों के लिए, अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए उस पानी को नेमत समझते हुए इस्तेमाल कर सके। लेकिन दोस्तों,
जब पानी इतना आ जाता है कि जो हमसे संभाला नहीं जाता, जो कि सरासर हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली होती है कि उन्होंने, खासकर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दोस्तों 78 साल हो गए हैं, सिवाय एक दो डैम के अलावा कोई डैम नहीं बना। भाषा डैम, दियामीर भाषा डैम जिसकी बात होती है, गुज़िश्ता 25-30 साल से हम सुन रहे हैं, जिसको जनरल मुशर्रफ के दौर में एक शोशा छोड़ा गया कि हम इस डैम को तमीर करेंगे, लेकिन वो 8-9 साल अपने इक़्तिदार से रुखसत हो गया, लेकिन वो डैम नहीं बन सका। फिर दोस्तों पीपल्स पार्टी के दौर में डैम का शोशा छोड़ा गया कि हम दियामीर भाषा डैम बनाएंगे, लेकिन नहीं बना। फिर PMLN के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जगह परचेज की गई, लेकिन उस पर कोई अमली काम नहीं हुआ। फिर आज भी मियां शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि अब हमें सर जोड़कर बैठना है और अपनी आवाम के लिए डैम बनाने हैं। मैं इन हुक्मरानों से सवाल करता हूं, आखिर कब? 35 साल हो गए हैं आप सियासत में हैं, कभी अपोजिशन में, कभी हुकूमत में, आज तक डैम क्यों नहीं बनाए? जब आपके अपने प्यारे डूबेंगे, जब आपके अपने घर डूबेंगे, जब आप लोग खुद इस सैलाब में डूबेंगे, क्या तब आपको आवाम के लिए और अपने आप के लिए और इस मुल्क के लिए डैम और पानी की स्टोरेज बनाने के लिए ख्याल आएगा? आखिर कब तक अवाम इसी तरह इस पानी में, इस सैलाबी कैफियत में अपनी जानो माल से हाथ धोते रहेंगे? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली इस सीरीज में हम अगली एपिसोड में बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए डैम क्यों ज़रूरी हैं और हम डैम बनाकर कितना पानी स्टोर कर सकते हैं और उस पानी को अपनी आवाम के लिए, ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उससे सस्ती तरीन बिजली बना सकते हैं और हम अपने आवाम की आने वाली ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।